आवश्यक दिशा निर्देश देने के कष्ट करेंगे। श्री प्राचार्य जी। सभी प्रतिभागियों को हमारा नमस्कार। आज ये इंग्लिश जो सेकेंडरी स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के, उनकी वेबिनार ट्रेनिंग है और इसमें हमारे बड़ी संख्या में अध्यापक अब तक जुड़ चुके हैं। इस अवसर पर मैं अपनी डाइट की पूरी टीम, इसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अन्य जो भी इसके टेक्निकल के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और हमारे SCRT स्तर पर जो इसके हमारे डिस्ट्रिक्ट टिहरी के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय KN बिजवाड़ जी, और हमारे समस्त जनपद के सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स के हमारे टीचर्स, सबसे पहले मैं आपका डाइट परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं और अपने अपने स्कूलों में आप भली भांति अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जब ये महामारी का जो काल 1-1.5 साल से चल रहा है, इस बीच में एकदम से जब हमारे सामने समस्या आई तो हम लोगों ने इसके लिए हैबिचुअल नहीं थे। उसके बाद टीचर साथियों ने नए नए तरीके ढूंढे ताकि बच्चों का किसी न किसी प्रकार से हित हो सके और उनके करीब अब रह सके। तो इन प्रकार की जिसने भी अपने स्तर पर जो भी प्रयास किया वो सब प्रशंसा के पात्र है, उनको हम अपनी ओर साधुवाद देते हैं। आज हम लोग कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे और हर सब्जेक्ट के लिए हर टॉपिक एक्सपर्ट आप। इस अवसर पर मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग अगर घरों में बैठे हैं तो आप ऐसी जगह बैठे कमरे में, एक तो परिवार के मेंबर्स वहाँ पर हैं, इस प्रकार से आप लोग थोड़ा अलग से हट के बैठे, टेलीविजन वाले रूम में बैठे कि आवाज जो है अभी कई लोग जो है बात करते हैं आपस में, कृपा करके अपना जो माइक म्यूट करके रखिएगा, अदरवाइज मीटिंग में बड़ा व्यवधान होगा, किसी को सुनाई देगा। आप लोग अगर ढंग से मतलब स्वयं अपना माइक अगर म्यूट नहीं करेंगे तो फिर यहीं से हमको म्यूट करना, तो फिर आप लोग दिक्कत आप। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप लोग ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर भी कोई व्यवधान न हो। अपने घर में अगर आप बैठे तो आप टेलीविजन वाले रंग के पास सुनने के लिए आप अगर कोई बच्चे अगर तो कुछ सुन सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये सब नॉलेजफुल बातें होंगी। जैसे सुबह के टीचर्स हमसे जुड़े हुए थे तो लोग अपने बच्चों को भी सुना रहे थे और उनके बच्चे भी स्क्रीन पर देख रहे थे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। जब रही आवाज हो रही आप कह रहे हैं, आप अपना माइक म्यूट रखिए, करिए आपस में। अगर आप बातें करते रहेंगे तो किसी को आगे बढ़ाना बड़ा संभव नहीं हो पाएगा, बड़ी दिक्कत आएगी। जो भी ये बात कर रहे हैं माइक ऑन तो नहीं है। हाँ ठीक है। अब लगता है कि आप लोगों ने जिन्होंने माइक अपना म्यूट नहीं किया था म्यूट कर लिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग में जो भी एक्सपर्ट के द्वारा जो भी आपको बातें बताई जाएगी उनको आप नोट करते रहिए। उनके लिए आप क्या काम करें कि अपने पास पेन और एक डायरी या कोई कॉपी, कागज में नहीं, कागज क्योंकि खो जाते हैं, बाद में इधर उधर हो जाते हैं और हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, उसको कहीं न कहीं छोड़ देते हैं। तो आप अपनी पेन अपने पास रखिए, अपनी डायरी अपने पास रखिए, और वो इसलिए हमको चाहिए कि बहुत सी बातें ऐसी यहाँ पर रिपीट की जाएंगी जो आपको पहले से आती होगी, लेकिन अब हमारे वो संज्ञान में नहीं, हम भूल चुके हैं और हम लोग को याद नहीं है। तो लिखना बहुत जरूरी है। लिखने के बाद आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा देखेंगे आज शाम से कल से, और उनमें से जो बातें तुरंत अप्लाई करने लायक होंगी उनको आप तुरंत अप्लाई करेंगे। जो 2 दिन 3 दिन बाद अप्लाई करने लायक होंगी उनको आप तब अप्लाई करेंगे, और जो 1 हफ्ते बाद अप्लाई करने लायक होंगी उसको आप 1 हफ्ते बाद अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने अपने स्तर से आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप तत्काल बच्चों तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं, कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप इस ढंग से आप इस वेबिनार में बैठिए, और इससे जब आप जो आपको चीज़ बताई जाएगी, जो बातें बताई जाएगी, वो आप सुनेंगे ध्यान से और उसको बाद में इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करो, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप
सभी लोग आपने अपने अपनी वैक्सीन लगा दी होंगी। बच्चे जिनके जिस उम्र के हैं उनके लिए भी वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए लग रही है। तो आप ध्यान रखेंगे और आप इसका अच्छा प्रचार प्रसार भी करेंगे अपने स्तर से, और ताकि लोग वैक्सीन लगा लें और इस वैक्सीन से ही हम लोग कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं, या माना कोरोना को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि स्कूल हमारे खुलेंगे और हम लोग रूटीन में फिर उसी प्रकार से होंगे जैसे पहले थे। तो जब तक ये है तब तक तो आप जो है ऑनलाइन मेथड से, टेलीविजन के मेथड से बच्चों का कितना हित कैसे हो सकता है, इसलिए आप प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग क्या काम करेंगे, जितनी बातें यहाँ पर आप सुनेंगे उनको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अप्लाई तुमने बच्चों पे करना तो आखिरकार बच्चों ने, बच्चों तक आप कैसे पहुँचेंगे, उनके गार्जियंस तक कैसे पहुँचेंगे, तो उनसे आप फोन से बातें करेंगे। फोन से बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब आप फोन से बात करेंगे, और आजकल बच्चे तो स्कूलों में है नहीं, बहुत कम है, हाई स्कूल इंटर में भी आजकल 150, 200, कहीं पर 100 से कम है बच्चे। ये डिस्ट्रिक्ट टेरी में आप देखिए, टेरी न्यू टेरी टाउन में देखिए, बच्चे जो इतने 4-5 स्कूल यहाँ पर GGIC हैं, GIC हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, लेकिन बच्चे बहुत कम है। ऐसे ही जो है इंटीरियर में थोड़ा बच्चे, लेकिन इंटीरियर में कहीं कहीं ज़्यादा बच्चे नहीं। तो बच्चों से आप बात कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप 10 बच्चों से बात करेंगे फोन से, उनके गार्जियन से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे तो बहुत फायदा होगा। फिर अगले दिन फिर 10 बच्चों से और बात करिए। फिर इस प्रकार से रूटीन में आप 4-5 बार भी अगर बच्चों से बात करेंगे तो जो चीजें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं उनको आप बच्चों तक पहुँचा पाएंगे और उसमें जरूर कुछ अच्छा इसका फल मिलेगा। इस बीच में हम लोग आपसे जो बात करेंगे वो हम PM ई-विद्या पे बात करेंगे। PM ई-विद्या जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, और इसके अंतर्गत सारी कार्यक्रम भारत सरकार के होते हैं। इसमें शिक्षा के लिए स्वयंप्रभा चैनल्स हैं, टेलीविजन पे जो है विभिन्न जो आपके DTH है, अन्य भी जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं, जो इनके कनेक्शन से हमारे टेलीविजन चलते हैं, उनमें भी दिखाए जाते हैं। लेकिन जो DTH है जो फ्री है, जिसमें कि कुछ भी पेमेंट आपको बाद में रिचार्ज करने के लिए नहीं देना है, इसके पीछे उद्देश्य भारत सरकार का ये है कि वो विशेष करके शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया, इसलिए फ्री कर रखा है गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें शिक्षा के कार्यक्रम लोग देख सकें, फ्री में देख सकें। और इसमें जो है गरीब अमीर सबका बच्चा दूर दराज में कहीं पर भी, क्योंकि टेलीविजन आजकल जो है लगभग हर घरों में है, और पहाड़ों में या गाँव में अधिकतर जो टेलीविजन है वो DTH कनेक्शन से चलते हैं, क्योंकि उसमें वन टाइम आपको छतरी लेनी है, उसके बाद उसमें पेमेंट कुछ करना नहीं है। तो इस प्रकार से उसमें ये सबसे अधिक सुविधा है। उसमें स्वयंप्रभा चैनल के चैनल नंबर 23 से लेकर के और चैनल नंबर जो 24 है, उसमें कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12 तक के अलग प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल है। 23 नंबर जो चैनल है कक्षा 1 के लिए है, फिर 24 नंबर जो है 2 के लिए है, 25 नंबर 3 के लिए, इस प्रकार से आगे इसमें जोड़ते चले जाइए। और 34 नंबर जो चैनल है वो कक्षा 12 के लिए। एक क्लास के लिए एक चैनल दिन भर चल रहा है, हर भाषा में चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कर्नाटक, तेलुगु, हर भाषा में चल रहा है, दिन भर चल रहा है। और उस ढंग से चल रहा है कि उसमें जो वीडियोज आप देखते हैं चैनल में जो प्रसारण होता है, उसमें वो बड़े एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ CBSE का पैटर्न चल रहा है, CBSE का सिलेबस चल रहा है, CBSE की बुक्स हमारे यहाँ चल रही है कक्षा 1 से 12 तक के लिए। और वो जो स्वयंप्रभा चैनल्स के अंदर जो प्रसारण हो रहा है वो भी CBSE कोर्स के आधार पर, जो CBSE का सिलेबस है उसके आधार पर वो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो वीडियोज आ रहे हैं, जो चैनल में जो प्रसारण हो रहा है, वो हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। वही हमारे कोर्स है उसमें वो चल रहे हैं, तो उनको आप देखने की आदत डालेंगे बच्चों के अंदर। अगर उनसे आप फोन से बात करते रहेंगे तो एक न दिन ऐसा होगा कि वो अपने आप ही फोन टेलीविजन को लगा करके अपनी अपनी क्लास में जो वीडियो चल रहे हैं, जो चैनल प्रसारण हो रहे हैं, उनको देखना शुरू कर देंगे। जब उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो अगर माने किसी घर में नहीं भी है तो उस घर में चले जाएंगे जहाँ पर कि वो DTH वाला कनेक्शन लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो देख सकते हैं। मैं रोज इस बात पे जोर देता हूँ कि सबसे पहले हमें बच्चों के हित के लिए तो काम करना ही करना है, वो तो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा कर्तव्य है, वो सब कुछ है, उसी लिए हम नियुक्त हो रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद टीचर को हमेशा एक बेस्ट टीचर बनना चाहिए। जीवन में हर इंसान को हर अगले दिन में जो है एक अच्छा बेस्ट इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से एक टीचर को भी परफेक्ट टीचर बनने का प्रयास करना चाहिए। और परफेक्ट टीचर कैसे बनते हैं, उसकी क्या डिफिनेशन है, बहुत सरल है। परफेक्ट टीचर उस टीचर का नाम है जो अपने सब्जेक्ट के प्रति बच्चों के अंदर एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, एक ऐसा जुनून क्रिएट कर ले उनके अंदर कि उनको उस टीचर की बताई हुई बात अच्छी लगे, उस टीचर की जो सब्जेक्ट है वो उनको पसंद आना लग जाए,
और जब उनको ये ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद वो अपने आप ही घर में जाकर के सबसे पहले उस सब्जेक्ट की किताब निकालते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वो जो टीचर, वो जो सब्जेक्ट को जो टीचर पढ़ाते हैं उस टीचर का आप डिस्कस करते हैं, मम्मी पापा से करते हैं, अपने गार्जियन से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं। तो इसका मतलब बच्चे के अंदर आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया सब्जेक्ट के प्रति। आज अपने बच्चों के अंदर जो है उनको डीटीएच के जो चैनल्स हैं, टेलीविजन पे चैनल्स के अंदर शिक्षा के बारे में जो प्रसारण हो रहा है उसके बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इसके लिए आप फोन से बात करें, आप उनको बार बार बताएं ताकि वो उसको देखना शुरू कर दें। तो एक तो हम इस पे फोकस करेंगे, हम मिशन कोशिश पे फोकस करेंगे। मिशन कोशिश में जुलाई और अगस्त में हमारे यहाँ मिशन कोशिश पर ही पढ़ाई लिखाई होनी है। उसके लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए एक सिलेबस की किताब जो प्रिंट हुई थी 6 से लेकर के 9 तक के उसमें सिलेबस है, 6, 7, 8, 9। मिशन कोशिश भी 6, 7, 8, 9 वाले क्लासेस में चलेगा। तो उसके लिए एक किताब एक स्कूल के लिए हमने ब्लॉक लेवल पे पहुंचा रखी है। डाइट ने देहरादून डायरेक्टरेट से किताबें उठा करके प्रत्येक राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए उनके ब्लॉक में किताबें पहुंचा दी हैं। हर ब्लॉक में आप लोगों को ब्लॉक के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से आपकी स्कूल तक किताब पहुंच रही होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा एक फर्ज और बनता है, जैसे मैंने आपसे कह दिया, आप खुद पता करें। ये इसमें आप फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं या कोई और व्यक्ति जा रहे हैं तो ये किताब अपने स्कूल के अपने लिए वहां से ला सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो ऐसी किताब, जो एक किताब है टीचर, कई सारे हैं। ये जो मिशन कोशिश है वो 5 विषयों में चलेगा। 5 विषय क्या क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है। नहीं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ये 5 विषयों में मिशन कोशिश चलेगा और उसमें उस एक किताब में कक्षा 6 से लेकर के 9 तक की कक्षाओं का इन सभी 5 विषयों का मिशन कोशिश का सिलेबस दे रखा है। तो अब किताब एक है और टीचर इसमें 5 हो गए। तो इसके लिए आप लोग क्या काम करेंगे, उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जितना हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्योंकि तुरंत गति से जो है टीचर तक, स्कूल तक कोई चीज कैसे पहुंचेगी, तो केवल एक ही साधन है कि हम इंटरनेट का सहारा लें, हम व्हाट्सएप का सहारा लें, हम मेल का सहारा लें। लेकिन अगर हम कहेंगे कि देहरादून में किताब छपाइए और स्कूल में पहुंचाइए, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। पहले प्रिंट होगी, तो ये होगा, तो ये होगा। तो आज की जो टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम इस प्रकार इनका उपयोग करें। और इसके अलावा थोड़ा और हम सतर्क रहें। सतर्क किस रूप में रहना है? ब्लॉक में अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो या स्वयं आप जा रहे हो तो वहां से अपनी किताब को जरूर अपने स्कूल की लगा दें। अगर आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप के माध्यम से अगर मिला हो, वैसे बुक्स को भी हमने सबको भेज दिया, तो आप उसकी भी प्रिंट आउट कॉपी निकाल सकते हैं। ये तो रही ये बात। उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स पर तो हमारे एक्सपर्ट लोग बात करेंगे, लेकिन मैं एक आध बिंदु पर और आपसे बात करूंगा। एक तो आप लोग बच्चों की राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। स्कूल में बच्चों की राइटिंग पर विशेष, बच्चों के लिए टीचिंग के दौरान अगर उनकी छोटी छोटी बात पर आप ध्यान देते हैं तो इससे बच्चे ज्यादा, उनके अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और सब्जेक्ट के प्रति उनकी ललक बढ़ेगी और वो ज्यादा अधिक सीखने के प्रति प्रेरित होंगे। छोटी छोटी बातों के द्वारा सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होता है। उसमें से एक छोटी बात यह है कि जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है, जितना तक कि जिस टीचर की राइटिंग अच्छी होती है, जिस इंसान की राइटिंग अच्छी होती है, वो कहीं ना कहीं उस राइटिंग का उसको फायदा मिलता है। अच्छी राइटिंग जिस बच्चे की होती है, जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम के दौरान उनको निश्चित रूप से थोड़ा अच्छे नंबर मिलते हैं तुलना में और बच्चों के। क्योंकि अच्छी राइटिंग का मतलब ये हुआ कि जो हम लिखते हैं उसको अगर दूसरा व्यक्ति आराम से पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और पढ़ने के बाद उसको जो लिखा हुआ है वो समझ में अगर अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छी राइटिंग है। कई बच्चों की, हजारों बच्चों की राइटिंग अच्छी हो सकती है, कोई पर्टिकुलरली एक राइटिंग को हम अच्छी राइटिंग नहीं कह सकते। अच्छी राइटिंग सुधारने का तरीका यह है कि जो आपके अक्षर हैं, जैसे इंग्लिश में आपके जो है 26 अक्षर हैं, हिंदी में बहुत ज्यादा हैं, तो वो अक्षर जब जो छोटी किताब होती है, कक्षा 1 से 2 की जो किताब होती है, 3-4 तक भी होती है, जिसमें कि अक्षर का जो आकार है बड़ा है, उस प्रकार की किताब को आप सारा ले सकते हैं। या फिर आप लोग स्कूलों में प्रिंट आउट निकाल करके, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके थोड़े बड़े बड़े फॉन्ट के रूप में, और बच्चों को ये बताइए कि जिस प्रकार का ये प्रिंटेड अक्षर है, सेम वैसे ही आपने अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास करना है।
अगर उसको वैसे ही वो सेम उतारते हैं तो इसका मतलब वो राइटिंग अपने आप ही अच्छी बनेगी। अगर उसमें वो अपनी तरफ से परिवर्तन करके जैसे र को जो है इतना लंबा बना दिया कि 3-4 लाइन तक नीचे आ गया, न को जो है उसकी तीर कमान की तरह उसका आगे का चोंच बना दिया, क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है, तो जब जब आप अपनी कॉपी जांचते हैं, बच्चों की जांचते हैं कॉपी, तो आप उसमें ये ध्यान रखें कि उनकी कॉपी में टीचर अक्सर करके ये लिख देते हैं कि अगर लेख अच्छा नहीं है तो लिख देते हैं लेख सुधारो। दोबारा बच्चा 3 दिन बाद फिर आया, उसी कॉपी को लेकर के कुछ आगे लिख दिया, फिर आपने देखा लेख में सुधार तो हुआ नहीं, फिर लिख दिया लेख सुधारो, फिर लेख सुधारो। ये सुधारों का लेख का जो लिखने का चलन है चलता रहता है, लेकिन लेख सुधरता है नहीं। तो आप लोग उनके उन अक्षरों को पकड़िए जो अक्षर वो सही नहीं बना रहे, जिनको वो सही नहीं लिख रहे हैं, या वो हिंदी को लिख रहे हैं तो हिंदी के ऊपर जो है वो अक्षर के शब्द के ऊपर लाइन नहीं खींच रहे हैं, जैसे बिना छत का मकान बना दे रहा है हिंदी के मामले में विशेष करके। तो आप उनको कहिए कि आप इन अक्षरों को ऐसे लिखिए, और अगली बार जब दोबारा लिख के लाते हैं तो उन अक्षरों में उनमें सुधार आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली करके राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो आप उनकी राइटिंग बढ़ाने के लिए कुछ उनको टिप्स दें, ये जरूर लिखें कि लेख सुधारिए, लेकिन उनके साथ उनको टिप्स भी बताएं। टिप्स आप इन जनरल बता सकते हैं, कॉपी तो व्यक्तिगत हो गई, लेकिन इन जनरल आप टिप्स बता सकते हैं। पहले राउंड में कुछ टिप्स बताए, दूसरे दिन फिर और टिप्स बताए, ऐसे ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा महीने 1.5 महीने के बाद कि आपको किसी के बच्चे को ये नहीं लिखना पड़ेगा कि लेख सुधार। इसके अलावा कुछ अच्छी राइटिंग केवल किसी से नहीं बनती। बच्चे को ये बताइए कि जब आप अगला प्रश्न हल करते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखा करें। जब आप अगला हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग जो हेडलाइंस होती है उसको लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखा करें। और हेडलाइन लिखने के बाद हेडलाइन जहाँ पर आपने लिखी हुई है उसके नीचे जो लाइन है, कॉपी में खींची हुई लाइन है, उसको जो है उसके ऊपर पूरा अंडरलाइन करिए। हेडलाइन के नीचे जो लाइन है उसको पूरा गाढ़ा करके अंडरलाइन करिए सीधी लाइन के रूप में, और उसके आगे डैश करके फिर हेडिंग से सीधे आगे लिखना शुरू करेंगे। और उसके बाद पहली लाइन उसके आगे जाएगी, दूसरी लाइन भी हेडिंग से आगे जाएगी, और तीसरी लाइन फिर हेडिंग के नीचे आएगी। इस प्रकार आप लिखना शुरू करें। इसके अलावा बच्चे को ये बताएं कि बच्चे जो हमारी कॉपी है जिसमें हम लोग लिखते हैं, उस कॉपी के लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ जो एक लाइन खींची हुई रहती है उसको हम हाशिया कहते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। इस चीजों को हम नहीं बताते हैं आजकल बच्चों को, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज बच्चों को आती है, क्योंकि हमको आती है। हम जैसे जैसे करके पुराने होते चले जाते हैं। कहते तो ये है कि पुराना वैद्य और पुराना टीचर सब श्रेष्ठ होता है, लेकिन होता ये है कि बाद में हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, क्योंकि हम उसी चैप्टर को रोज पढ़ाते हैं, उसी चैप्टर को अगले साल फिर पढ़ाते हैं, उसी बात को फिर अगली क्लास में फिर बताते हैं, तो हमको लगता है कि हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। इसका मतलब बच्चों को सब कुछ आता है, जितने बच्चे दुनिया में। ऐसा नहीं होता है। आपके लिए वो पुरानी बात हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए वो बिल्कुल नई बात है। इसलिए हमको एक बात अपनी हैबिट बनानी होगी कि हम बच्चों को बार बार बताने की अपने अंदर आदत डालें। अगर हम बार बार बताएंगे तो बार बार बताने के बाद बच्चों का तभी फायदा हो सकता है। अगर हम एक बार बताएंगे तब फायदा उतना नहीं होगा। तो कॉपी के लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन खींची हुई रहती है उसको हम मार्जिन कहते हैं, हाशिया कहते हैं। उस हाशिया का पढ़ने लिखने में एक बहुत बड़ा उपयोग है। नंबर 1 हाशिया का जो उपयोग ये है कि हाशिया में हमेशा प्रश्न का क्रमांक लिखना चाहिए, लिखा जाता है, इसीलिए वो हाशिया बना हुआ है। जब हम कॉपी जांचते हैं और उनको बताया कि लेख किस तरह से सुधार सकते हैं, ये जरूर हम लिखते हैं कि लेख सुधारो, ऐसे सुधारें बच्चे को पता नहीं होता है। और राइटिंग की महत्ता को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी राइटिंग के उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि राइटिंग किस तरह की होनी चाहिए। और साथ ही साथ सर ने एग्जाम में जैसे बच्चे 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं किस तरह से लिखें, वो आपको सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे हम जो है परीक्षा एक कला होती है, ऐसे माना जाता है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये उसी से संबंधित हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ेंगे। SCERT से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर KN विद्वान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे फिर वो आगे इसी पे बातचीत करेंगे। तो अब हम अपने एजेंडा बिंदु पे आते हैं, और जो पहला हमारा एजेंडा बिंदु है वो है प्रज्ञा। तो हम तो अभी हम प्रज्ञाता की हम बात कर रहे होंगे कि प्रज्ञाता क्या है और ये क्या चीज़ है। आगे जो भी क्वेरीज होगी आप बिल्कुल इसको नोट करते रहें, और लास्ट में समय के साथ अगर थोड़ा समय हमारे पास रहेगा तो हम निश्चित रूप से आपकी क्वेरीज को लेंगे और इसको एड्रेस करने का
हम भरपूर प्रयास करें। तो जैसे मैंने कहा था कि जो प्रज्ञाता है, प्रज्ञाता एक तरह से डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक गाइडलाइन है, जिसको कि 6 भागों में बांटा गया है इसको। तो जो इसका पहला भाग है वो है डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की समझ। पहला भाग ये है। दूसरा भाग है डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा के चरण, ये क्या क्या होंगे। तीसरा भाग है विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों के लिए दिशा निर्देश। चौथा भाग है इसका डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य। मेरी आवाज आ रही है सर? पांचवा भाग है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के दिशा निर्देश। और जो अंतिम भाग है, छठा भाग है, ये डिजिटल शिक्षा और शिक्षक तैयारी के लिए राष्ट्र पहल। तो इस तरह से इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो इसको मैं एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है। तो प्रेजेंटेशन के तौर पे मैं आप लोगों को इसको दिखाना चाहूँगा। तो एक प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सर थोड़ा कुछ बताएंगे कि ये प्रेजेंटेशन क्या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। सब दिख रहा है। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो ये महामारी है, ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि इसने पूरी दुनिया को ही हिट किया है। हमारी पूरी दुनिया की लाइफ को जो है काफी दिक्कतों दिख रहा है। ये विकल्प इंस्टीट्यूट के रूप में या एक अल्टरनेट के रूप में ये हमारे पास मौजूद है कि अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये आप भी देख रहे होंगे कि आप विभिन्न ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इनको आप यूज कर रहे होंगे। सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे होंगे अपनी टीचिंग के लिए। आप जो है व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग का आप यूज कर रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह का आप यूज कर रहे हैं अपने शिक्षण का। तो यद्यपि ये जो है टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन इसको कम्प्लीमेंट जरूर करती है। तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का जो MHRD डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है इसको तैयार किया। एक PM ई-विद्या का आपने नाम सुना होगा। PM ई-विद्या इसको लॉन्च किया है। एक डिजिटल प्रोग्राम है ये, इसको हम ये कह सकते हैं पूरे जो है भारत का एक राष्ट्रीय अभियान बना के रख दिया है। और इसके अंतर्गत एक तरह का एक अम्ब्रेला, और इसके अंदर जो बहुत सारे ऐप्स हैं और बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, स्वयं है, और अन्य जैसे बुक्स है, और अन्य बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। तो PM ई-विद्या पर भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा भी जो डिजिटल ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका रूल रेगुलेशन क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि डिजिटल ऑनलाइन की समझ क्या है, मतलब इसकी अवधारणा क्या, कंसेप्ट क्या है इसका। तो आप इसको बड़ी बात समझते हैं कि डिजिटल या जो ऑनलाइन चीज़ें, ये क्या है कि डिजिटल माध्यमों का हम उपयोग करते हैं अपनी शिक्षा लर्निंग प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में। तो उसी से ये संबंधित है।
और इससे हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है ऑनलाइन जो हम चैप्टर पाठ लेसन तैयार करते हैं। बहुत सारे संसाधन और छात्रों को हम असाइनमेंट देते हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा है कि व्हाट्सएप वगैरह पे हम देते रहते हैं, हम जो असाइनमेंट देते हैं, फिर उनसे असाइनमेंट देते हैं, गूगल फॉर्म से हम इवैल्यूएशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये इसके अलावा ऑडियो वीडियो या मल्टीमीडिया है, इन सारी चीज़ों का जो हम उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित हैं। ये सब की सब डिजिटल शिक्षा की अवधारणा यही है एक तरह से, जो हम अपने कार्यों के लिए ये डिजिटली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करते हैं। तो ये एक तरह से इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम डिजिटल का बुनियादी ढांचा अगर हम इसका देखते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसकी उपलब्धता अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं जो हमारे इंडियन फैमिलीज हैं, इनको हम 6 भागों में हम बांट सकते हैं, 6 प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो ये कौन कौन से आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले तो वो लोग हैं जिनके घर पे कंप्यूटर भी है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, 4G कनेक्टिविटी इंटरनेट है और DTH है या केबल कनेक्शन का टीवी है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनके घर पे 4G कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन है। तीसरे लोग हैं, तीसरे परिवार हैं जो वॉइस नॉट क्लियर में आगे। मुझे लगता है शायद आपके यहाँ कोई हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच आपके यहाँ हो या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज साउंड इज क्लियर में। मैंने थोड़ा सर्च करेंगे क्योंकि बीच में कई बार आपके यहाँ सिग्नल प्रॉपर नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपको अपने आप आवाज़ आएगी। प्लीज ऑल्सो चेक योर कनेक्टिविटी। ओके, तो हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम चौथा जो परिवार है, चौथे प्रकार के जो परिवार है वो ये है कि जहाँ पर केबल या DTH कनेक्शन के साथ टीवी सेट है, लेकिन जैसे स्मार्टफोन वगैरह नहीं है। पांचवें प्रकार के वो लोग वो परिवार है जहाँ पर रेडियो सेट है, यानी क्या 2 वे 1 वे नहीं, यानी मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोल सकते हैं। अभी हमें बोलना रखा, आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन आप बोल सकते हैं, यानी आप भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2 वे तो ये क्या वीडियो कॉलिंग भी है, हो सकती है 2 दफ़ा ऑडियो भी चल रहा है। तो ऐसी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है जो 2 तरफा चलती है, उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं। जैसे जब कोविड नहीं था, फिजिकली हमारी क्लासरूम चलते थे तो 2 तरफा हमारा संवाद होता था। वही यहाँ पर जो है डिजिटली ये क्या है कि जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होती है कि हमारे देश में लगभग 95 लाख स्कूल टीचर 95 लाख टीचर हैं तो स्कूलों में काम करते हैं, और कम से कम लगभग 25 करोड़ बच्चे हैं जो कि हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। अब इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए होगा। और साथ ही साथ हमारा जो देश है ये भी तो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें है। इसमें जो भाषा की डाइवर्सिटी है, रहन सहन, खान पान, पहनावा, संस्कृति, ये सारी भाषा, ये सारी इन चीज़ों में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तरीके यहाँ पे दी जा देती है, बहुत ज़्यादा स्थिर नेट नहीं है। तीसरा है ऑफलाइन तरीके, जहाँ जबकि हमारे पास ये इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं है, तो इसमें जैसे हमारा टीवी है, दूरदर्शन और कंप्यूटर वगैरह है। अब ये ऑनलाइन तरीका है, तो यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके दिए हैं। यदि कंप्यूटर तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ हो तो कुछ क्या क्या मॉडल हो सकते हैं, तो 3 मॉडलों की इन्होंने अनुशंसा की है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ईमेल है, स्कैम मैसेंजर है, इसके जरिए छात्रों को भेजते हैं, तो शेयर करते हैं, ठीक है, लिंक भेजते हैं उनको। और उसके बाद जो है आमने सामने आप लोगों ने भी जरूर गूगल मीट किया होगा या टीम को अपनाया होगा, बहुत सारी चीज़ें जूम है सीखी होंगी, तो आपने जरूर उनका। दूसरा जो मॉड्यूल है यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे भी मैंने भी कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं को संचालन करना, जिसको कि आप गूगल मीट वगैरह पे माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह पे करते। और तीसरा मॉडल है इसमें यह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रिया, ये एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया है जिसमें बच्चों का एक समूह बनाया जाता है और उस समूह में वो काम कर रहे होते हैं और फिर आपस में तो काम करके करते हैं, जो समस्याएं होती हैं आगे के शिक्षण के लिए उनके लिए उनको निर्देशित करते हैं।
अब तीसरा मॉडल है, इस मॉडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जैसे सीडी डीवीडी के माध्यम से आप व्याख्यान को बना के पाठ्य सामग्री को जो है बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे जीआईसी श्रीखाल में एक पांडे जी हैं, डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी, मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, तो उन्होंने सर बहुत सारे वीडियो बना लिए, 600-700-800 वीडियो उन्होंने बनाए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने वो वीडियो बनाए और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरह का प्रयास भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ऑफलाइन तरीके से डिजिटल शिक्षा। तो ये जैसे ऑफलाइन का मतलब यही हो गया जब हम इंटरनेट नहीं है और तो ऑफलाइन हम जिन चीज़ों पे कर सकते। जी फॉर गाइड है और वाई फॉर यॉक, ये टॉक है, ए फॉर असाइन है, टी फॉर ट्रैक है और ए फॉर एप्रिसिएट। तो इन चीज़ों को आप देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या है। तो जैसे सबसे पहले तो हम प्लान की हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम प्लान बनाएंगे। आप जानते हैं जब हम ऑफलाइन होते हैं, शिक्षण करते थे अपना ट्रेडिशनल वे में, तो क्या हमारे काम लाभदायक है, तो निश्चित बात है ना थोड़ा इनका दुरुपयोग को हम रोकें। और जरूर ये कहें कि जैसे साइबर बुलिंग है, साइबर ठगी हो जाती है, कई प्रकार के ऐड आ जाते हैं, तो बच्चे कभी आकर्षित होकर ऐड पे चल जाते हैं। तो पता चला कि उन्होंने जो आपका जो है नंबर दे दिया, आपने कोई गूगल अकाउंट या कुछ इस तरह से बना रखा है फेसबुक, तो पता चला कि सारे पैसे उससे साथ में। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें, बच्चों को बताना चाहिए भाई इस तरह कोई ऐसे कोई इंटरनेट परचेजिंग कुछ ना करें या ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कुछ ना करें, जब भी करें अपने आप ही करें। तो ये भी देखे जा सकते हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ साइबर बुलिंग की बात भी आती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब बच्चे देख रहे होते हैं तो आप जरूर उनके साथ बैठे रहें ताकि आप समझें कि मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ है। और जो गाइडलाइन दे रखे प्रज्ञाता की, इसको देख करें। और ये जो प्रज्ञाता है इसको भी हम आपको अभी ग्रुप में हम इसको दे देंगे, आप फिर आप अपने अनुसार इसको आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आप बैठने के क्या पोस्चर दे रखे हैं, तो कौन बैठना डू और डॉन्स दे रखे हैं दोनों, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है हम पीएम विद्या की बात करेंगे। यहाँ पे ये खंड 6 है पीएम विद्या, और जो और भी जो इसमें ऐप्स हैं उसके बारे में, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैम आप आगे आएँ और इसको जो है आगे कंटिन्यू करें। अब हम पीएम ई विद्या के साथ चर्चा करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रधानमंत्री ई विद्या ये क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि जब हमारे देश में कोरोना महामारी का संकट शुरू हुआ तो लॉकडाउन की सीरीज लगनी शुरू हो गई थी। यह सोच करके कि क्या पता लॉकडाउन से हालात थोड़े ठीक होते रहे, लेकिन हालात ठीक होने के बजाय दिन पर दिन खराब ही होते रहे और धीरे धीरे लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इस प्रकार से लॉकडाउन की सीरीज बढ़ती गई। इस लॉकडाउन के कारण सभी लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, लेकिन सबसे जो तबका मैं कहूँगी जो एक हमारी एजुकेशन लेने वाले जो हमारे बच्चे थे वो काफ़ी इससे ई विद्या एक अपने आप में जैसे आपको मैंने बताया कि यह भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें भारत सरकार के लगभग सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध है। पीएम ई विद्या का एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि बच्चों को हम किस प्रकार से नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान उनको हम लोग एजुकेट कर सकें, ताकि जैसे सर ने कहा अभी की लर्निंग भी अब धीरे धीरे बच्चे डी लर्निंग की हो जाते हैं। लर्निंग गैप्स जो इतने ज़्यादा बन चुके हैं, तो हम किस प्रकार से बच्चों को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से बच्चों को घर में रहकर ही एजुकेट करें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है पीएम ई विद्या प्रोग्राम was launched, and the main objective, as I told you, was to educate students through digital platforms so that the education of students does not suffer due to nationwide lockdown. और पिछले 1.5 साल से हम लोग हालात को सामान्य होने के सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो और हम किसी प्रकार से पुनः जो है एक नॉर्मल जिंदगी जिए और हमारे बच्चे जो स्कूल जिनके शिक्षण प्रक्रिया बाधित हो रही है किसी न किसी प्रकार से उनकी शिक्षण प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चले। लेकिन इन्हीं मैं तो कहूँगी कमियों के कारण कोरोना काल ने हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएम ई विद्या के माध्यम से दिया है, जिसे हम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं।
तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स विल गेट एजुकेशन सिटिंग एट होम, घर में रहकर ही जो है, जो हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो घर पे रह कर के ही एजुकेशन जो है उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वन स्टॉप सोल्यूशन माना बच्चों को कहीं पे कोई चैनल्स का एक पैक जो है केवल स्कूल के बच्चों के लिए क्लास 1 to 12 के लिए पीएम ई विद्या के अंतर्गत लॉन्च किया गया। पीएम ई विद्या जैसे मैंने आपको बताया ये 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट था दीक्षा। दीक्षा के बारे में मेरे सभी साथी शिक्षक जितने हैं वो जानते हैं, क्योंकि दीक्षा कार्यक्रम पे हम सभी रजिस्टर हो चुके हैं और हम लोग ने कई ऑनलाइन कोर्सेज भी दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हमने लिए हैं। पीएम ई विद्या में दीक्षा पोर्टल का एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज ये था कि दीक्षा पोर्टल में जो है अब जो हमारी किताबें सीबीएसई की है, एनसीईआरटी की माध्यम से हर पेज की जो भी आपके पास चाहे कोई भी हिंदी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो